फ्रांस में जब नौजवानों की क्रांति हुई, वहां के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके प्रोफेसर उस रैली में आगे आगे पर्चा बांटते घूम रहे थे कि छात्रों, नौजवानों की क्रांति की जरूरत इस समय फ्रांस को है, और उसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारे यहां का प्रोफेसर जाकर वहां पर शाखा लगाता है कि अगली बार हमको जल्दी प्रमोट कर दीजिएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी? अगर हमने ये चंद 100 रुपए फीस से इन तालीमी इदारों से पढ़ाई करके यहां तक का सफर तय किया है, तो अपने सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है, हमें दर्द नहीं होगा? और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? जब उसे यह लगेगा कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी नौकरी बचाने के लिए डर कर बैठे अंदर। कल को यहां पर फरमान आ गया है, विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिल्ले इलाही की तस्वीर लगी है और उसके बगल में प्रोफेसर पोज दे रहे हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था को तुमने पहुंचा दिया कि इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में व्यवसाय बन के रहेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ का ये अभियान छेड़ना चाहते हैं ताकि देश बचा सके, तब जाकर के शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे। तो उद्योगपति का तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ कुपढ़ भीड़ हो तो चुपचाप 10,000 5,000 में आप नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, हमारी काबिलियत के मुताबिक हमें रोजगार देना होगा। तो जब ये सवाल आप पूछेंगे तो शिक्षा आपके सामने बाधा हुआ। तो इसलिए नेता और सब तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। और एक किस्सा मैं अपनी क्लास का सुनाना चाहता हूं और इस बात को आखिरी बात कह करके फिर हम आगे की योजना बताकर आपसे विदा लेंगे। मेरी क्लास में एक विद्यार्थी था, वो पीछे कोने बैठा रहता था और हर क्लास में सोता था। 3-4 दिन मैंने उसको टोका कि तुम सो क्यों रहे हो, वो चुपचाप जाग जाए। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम रोज क्यों क्लास में सोते हो? तो उसके आंख भर आई। तो मैंने कहा कि यहां बताने लायक कोई बात नहीं है? तो उसने कहा नहीं, पटना के लोगों, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, इसलिए ये किस्सा आपको कहना चाह रहे हैं। उस बच्चे से मैंने कहा कि क्लास के बाद तुम बाहर आकर मुझसे मिलना। और जब उस बच्चे ने बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि सर अब कभी नहीं सोऊंगा क्लास में, मैंने कहा छोड़ दो ये बात, तुम सोते क्यों हो ये बात बताओ। तो उसने कहा कि सर अब कल से नहीं सोऊंगा लेकिन बता नहीं सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर किसी से कहिएगा मत, मैं जब यहां से लौट कर जाता हूं तो 2 बजे से 10 बजे तक मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं। और सुनिए उसके आगे के वो पूरा किस्सा, मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं साइकिल से दिल्ली में, और उसके बाद 10 बजे जब लौटता हूं तो केवल 3 बजे तक सो पाता हूं। 3 बजे उठकर अखबार हमारे यहां जो बंटता है उसको 3 बजे से 6 बजे तक मैं अखबार लेकर के, उस अखबार में वो जो ऐड देने के लिए पर्चा देते हैं, हर अखबार के हिसाब से 10 पैसा जोड़कर मुझे मिलता है और उस अखबार को पहुंचाता हूं। और तब उसके बाद 8-9 बजे आपकी क्लास में आता हूं। इसलिए मैं रात में सो नहीं पाता तो दिन में मुझे नींद आ जाती है क्लास में, लेकिन आपकी क्लास छोड़ना नहीं चाहता। ये सोचता हूं कि कुछ तो कान में पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई छूट गई सर तो मेरी पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं मजदूरी करके उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मुझे क्लास में मत भगाइएगा, मुझे क्लास में रहने दीजिएगा। अब कल्पना करिए कि अगर मैं उस दिन उस बच्चे को डांट देता, बेइज्जत कर देता, जलील कर देता कि क्यों क्लास में सो रहे हो, शायद वो अपना दर्द मुझसे नहीं कह पाता। मैं जानता हूं कि अगली बार
उस तरह के बच्चे अब मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बाहर निकल के ये बात कहने आया हूं कि इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में वो व्यवसाय बन के रहेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ का ये अभियान छेड़ना चाहते हैं ताकि देश बचा सके, तब जाकर के शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसलिए नहीं कि ये कोई महान काम है, ये इसलिए क्योंकि हमने इन तालीमी इदारों का फायदा लिया है। अगर हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उस संविधान का लाभ हमने लिया है। अगर हमने ये चंद 100 रुपए फीस से इन तालीमी इदारों से पढ़ाई करके यहां तक का सफर तय किया है तो अपने सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है, हमें दर्द नहीं होगा। और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? जब उसे यह लगेगा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी नौकरी बचाने के लिए डर कर बैठे अंदर। कल को यहां पर फरमान आ गया है, विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिल्ले इलाही की तस्वीर लगी है और उसके बगल में प्रोफेसर पोज दे रहे हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था को तुमने पहुंचा दिया। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। फ्रांस में जब नौजवानों की क्रांति हुई, वहां के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके प्रोफेसर उस रैली में आगे आगे पर्चा बांटते घूम रहे थे कि छात्रों, नौजवानों की क्रांति की जरूरत इस समय फ्रांस को है, और उसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारे यहां का प्रोफेसर जाकर वहां पर शाखा लगाता है कि अगली बार हमको जल्दी प्रमोट कर दीजिएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी? मंत्री के गुलाम बन गए, प्रोफेसर का गुलाम बन गया। एक प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल की चापलूसी करता है क्योंकि वो चोरी करता है, क्लास की चोरी, सिलेबस की चोरी, और चुपचाप सब चोर एक दूसरे को मिला करके अपनी चोरी छिपा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसे नौजवान और छात्र ही बचा सकते हैं इस देश को, और ये आखिरी वक्त है जब शिक्षा को बचाने जैसी कोई गुंजाइश भी बची है। मैं केवल ये बात कहकर आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और इसलिए कि मांग करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, केवल नौजवान और छात्र ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हमारी साथी डॉक्टर रितु बैठी हुई है, उसके ऊपर उसके कॉलेज के 35 बच्चों से कंप्लेन करा दी गई। जब उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो पता चला 35 में से 32 बच्चे फेक हैं, यानी प्रिंसिपल ने झूठी कंप्लेन बना दी, न उनके रोल नंबर हैं न वो बच्चे हैं, और उसकी नौकरी छीन ली गई। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो झूठे आरोप लगाकर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, और अगर वो नहीं किया गया तो प्रोसीजर फॉलो करके लक्ष्मण यादव की तरह नौकरी छीन ली जाएगी। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको उसके विश्वविद्यालय में इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। और तारीख आने वाली है 17 जनवरी, जब इस देश में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी। आज भी एक सवाल इस देश में पूछा जाना चाहिए कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद क्या हम विश्वविद्यालयों को बचाने लायक भी नहीं बचेंगे? यह लड़ाई बहुत बड़ी है। जो बोल रहा है वो तो मारा ही जाएगा। बहुत सारे लोग चुपचाप जो बैठे हैं इस उम्मीद में कि वो नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे। चेगवेरा की वो लाइन मैं बार बार दोहराता हूं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। और आखिरी में आपसे यह आगाज करना चाहते हैं, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भले ये थोड़े से लोग हैं, भले ये 2-3 दिन में ये गौतम आनंद जी और इनकी पूरी टीम ने और आप सब तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम कर दिया, और अभी भी हम यहां पर खड़े होकर ये आगाज कर चुके। एक शेर मुझे बहुत मौजू लगता है, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं इस वास्ते सफर में इस एतमाद पर हूं, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकरों की धूल से। और इसलिए हम ये आगाज करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ये करने के बाद अब मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठने लायक नहीं, वो देखते ही वो मुझे नौकरी से निकालेंगे। लेकिन तुम छीन सकते थे तो केवल नौकरी थी,
वो तुम छीन लिए, हौसला और हिम्मत तुम कैसे छीनोगे? उसे लेकर भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के ख्वाब को कैसे छीनोगे? बिरसा फुले अंबेडकर के और संविधान और मंडल कमीशन के इस सपने को कैसे छीनोगे? हम इस सपने को लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाने की कोशिश करेंगे, उस आखिरी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो कुछ थोड़े से लोग थे जो उस बर्बादी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हमें पता नहीं कि अगला कार्यक्रम कहां हो पाएगा। बिहार के साथियों ने हिम्मत दी है, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने हिम्मत दी है, और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करके जा रहा हूं, सवाल केवल भाषण देने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम सब तो कन्विंस लोग थे ना, तो कोई कन्विंस कराकर कोई कामयाब कार्यक्रम नहीं होता। लेकिन आपने हमें हिम्मत दी। आइए हम दोनों मिलकर एक संकल्प लें। अब तो वैसे ही बेड़ी काट दी है, पहले मैं सैटरडे और संडे ही जाकर संविधान और मंडल की बात किया करता था, मानवता की बात किया करता था। अब तो 7 दिन हमारे पास हैं। आप जिस दिन बुलाएंगे हम आपके गली चौराहे तक भी आने की कोशिश करेंगे, दरी बिछाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को यहां से शुरू करना चाह रहे हैं। बिहार के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये तमाम हैं, उन सब जगह अगर आप कार्यक्रम रख सकते हैं तो रखिए। हम सब आपस में राय मशवरा करके हर जगह चल के कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। यूपी में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, और ये सारे कार्यक्रम करते करते हम चाहेंगे कि बंदूक और तलवार हारे, कलम और किताब जीते। इसी उम्मीद में ये आप सब लोगों के कार्यक्रम के साथ वो बिंब मुझे बार बार याद आता है। कबीर से शुरू किया था, कबीर पर ही खत्म कर रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। ये घर फूंक करके चलना होगा, तभी हम सेफ जोन में बैठ करके चाहें कि मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी दबी रहे, इससे क्रांति नहीं होती। हम लोग अगर समझते हैं तो थोड़ा वक्त निकाल करके कलम और किताब बचाने की लड़ाई को लड़ें। और इसी बात के साथ वो आखिरी बिंब